The pathological reflexes, these are elicited only in pathological condition. Pathological कोई condition हो, उसकी वजह से जो कोई reflex produce होगा, these are known as the pathological reflexes. और जो well known pathological reflexes हैं, these are the Babinski sign, clonus and pendular movement. The first one is Babinski sign. That is actually an abnormal plantar reflex. पाँव के जो नीचे जो टो है, उसकी स्किन के ऊपर जो इरिटेशन या जो स्टिमुलेशन होती है, उसकी वजह से जो रिफ्लेक्स आता है, दैट इज अ प्लांटर रिफ्लेक्स, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल. लेकिन जब एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, तो दैट इज नोन एज एबनॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स, एंड दैट इज एक्चुअली अ बेबिंस्की साइन. इसको क्यों बेबिंस्की साइन कहते हैं? बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट और द डिस्कवरर जिसने इसको डिस्कवर किया था, ही वाज जोसेफ बेबिंस्की. That's why it is known as Babinski reflex or Babinski phenomena. Normally क्या होता है, the normal plantar reflex, अगर हम लोग scratch करें over the outer edge of the sole, नीचे सोल के ऊपर इस तरह अगर आप हाथ से भी scratch करें, या अगर हॉस्पिटल में आपने देखा हो तो रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं, जो पाँव है उसके जो टो है उसके ऊपर किसी रॉड या किसी उनका जो अपना टूल होता है उससे स्क्रैच करते हैं, तो उस स्क्रैच की वजह से जो मसल्स हैं इन द फुट, वो उसमें आती है फ्लेक्शन. ठीक है, तो दैट इज नोन एज अ नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स, जिसमें इफ अ जेंटल स्क्रैच ओवर द आउटर एज ऑफ द सोल ऑफ द फुट, इट कॉज प्लांटर फ्लेक्शन, उसमें प्लांटर और फ्लेक्शन होती है एंड एडक्शन होती है ऑफ ऑल द टोज. लेकिन बेबिंस्की साइन में क्या होता है, देयर इज डॉर्सी फ्लेक्शन, फ्लेक्शन चेंज हो जाती है. ठीक है, और चेंज कैसे होती है? द dorsiflexion of the great two and fanning of the other toes. बेबिंस्की रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट है, अगर बेबिंस्की साइन है, तो द कंडीशन इज कॉमनली कॉल्ड बेबिंस्की पॉजिटिव साइन. और अगर नहीं है, तो वी से दैट द बेबिंस्की साइन इज नेगेटिव, मींस देयर इज नॉर्मल प्लांटर फ्लेक्शन. तो ये हमें डिफरेंट जो न्यूरॉनल पाथवेज होते हैं, तो उसके डिजीजेस या डायग्नोसिस में हेल्प करता है. You can see here the normal plantar response and the Babinski sign. यहाँ पे देखें, this is a normal plantar response. जब आप टो को इस तरह स्क्रैच करें with any object, तो यहाँ पे टो डाउन फ्लेक्शन होती है. ठीक है, यहाँ पे जो अक्सर अगर हम पाँव को, किसी के पाँव को स्क्रैच करें, तो वो नीचे की तरफ ऐसे पाँव को मोड़ता है, जो आगे टो होती है उसकी उंगलियों को नीचे की तरफ फ्लेक्शन करता है. तो दिस इज नॉर्मल प्लांटर रिस्पॉन्स. ठीक है, और जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दिस इज अ नॉर्मल प्लांटर रिस्पॉन्स. लेकिन अगर बेबिंस्की साइन होगा, इफ देयर इज एबनॉर्मल प्लांटर साइन, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जिस तरह नॉर्मली हम स्क्रैच लगाते हैं, अगर इस तरह आप यहाँ से इस तरफ को स्क्रैच करेंगे, तो ये देखें, दिस इज द फैनिंग ऑफ द टो, उंगलियां ऐसे ओपन हो जाती हैं और अपवर्ड मूवमेंट होती है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज द बेबिंस्की साइन. ये है डॉर्सीफ्लेक्शन और फैनिंग ऑफ द टो. और नॉर्मली क्या होता है, प्लेंटर फ्लेक्शन होती है नीचे, दिस इज नोन एज फ्लेक्शन. तो ये हैं दोनों में फर्क, जो कि है एबनॉर्मल. बेबिंस्की साइन कब प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द अपर मोटर न्यूरॉन लेजन. मोटर न्यूरॉन में अगर कोई लेजन आएगा, कोई abnormality आएगी, उसकी वजह से बेबिंस्की साइन जो है वो प्रेजेंट होगा. एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन व्हेन बेबिंस्की साइन इज प्रेजेंट, दीज आर इन्फेंसी एंड डीप स्लीप. डीप स्लीप में भी होता है ये, एंड इट इज प्रेजेंट इन इन्फेंट्स बिकॉज ऑफ द नॉन माइलिनेशन ऑफ pyramidal tracts. जो इन्फेंट होते हैं उनका फुली डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता, नॉन माइलिनेटेड ट्रैक्ट्स होते हैं, पायरामिडल ट्रैक्ट, तो उनमें भी ये साइन प्रेजेंट होता है. द सेकेंड पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स इज क्लोनस. क्लोनस किसे कहते हैं? क्लोनस इज अ सीरीज ऑफ रैपिड एंड रिपीटेड involuntary jerky movements which occur while eliciting a deep reflex
अब नॉर्मल जर्की मूवमेंट्स होती हैं। एक तो नॉर्मल मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं जो कि एक रिदम में मूवमेंट होती हैं। ये है अब नॉर्मल इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट्स हैं जो कि एलिसिट होती हैं बाय अ डीप रिफ्लेक्स। When a deep reflex is elicited in a normal person, the contraction of the muscle or a group of muscles are smooth and continuous. Normally अगर हम deep reflex किसी भी person में करें तो उसमें normal और नॉर्मल कंट्रैक्शंस होती हैं, स्मूथ होती हैं, कॉन्टिन्यूस होती हैं। लेकिन क्लोनस में क्या होता है? क्लोनस कब होता है? अकर व्हेन द डीप रिफ्लेक्सेस आर एक्सैजरेटेड ड्यू टू द हाइपरटोनिसिटी ऑफ द मसल्स इन द पायरामिडल ट्रैक्ट लेजन। इसमें भी पायरामिडल ट्रैक्ट में लेजन होता है, उसकी वजह से एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स आता है क्योंकि टोन ऑफ द न्यूरॉन जो है वो हाइपरटोनिक होती है। तो क्लोनस इज वेल सीन इन द calf muscles producing ankle clonus and quadriceps producing the patella clonus. एंकल क्लोनस एक होता है और एक होता है पैटेला। पैटेला इज ये जो जॉइंट के ऊपर होता है। जॉइंट कौन सा जॉइंट है? ये जो घुटना है, ठीक है, तो यहाँ पे होता है। और एंकल क्या है? एंकल फुट और लेग का जो जॉइंट होता है। तो एंकल क्लोनस इज द रिपीटेड रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द काफ मसल्स। काफ मसल्स ये जो लेग के मसल्स होते हैं, दीज आर कॉज्ड बाय सडन डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द foot. Repeated rhythmical contraction of the calf muscles lead to a series of rhythmic plantar flexion at the ankle joint. और अगर sudden dorsiflexion of the foot करेंगे हम by supporting the patient's knee, तो in a slightly flexed position. तो ये जो एंकल में abnormal एंकल क्लोनस, इस मसल्स में जो abnormal मूवमेंट आएंगी इनको हम कहेंगे एंकल क्लोनस। पैटेलर क्लोनस क्या है? These are the rhythmic jerky movements of the patella which is produced by grasping it between the thumb and index finger। इस तरह thumb और index finger के दरमियान में आप जो ये जो joint होता है इसको अगर पकड़ें तो ये जो एग्जामिनेशन होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर करता है इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान में, और पुश करता है जब इसको डाउन फोर्सिबली डाउन द फोर्ट, तो ये एक क्लॉनिक कॉन्ट्रैक्शन देता है ऑफ द मसल्स। इनको कहते हैं एंकल क्लोनस एंड पैटेलर क्लोनस, जो पैटेला में होता है और जो एंकल में होता है। पेंडुलर मूवमेंट्स, पेंडुलम की तरह की जो मूवमेंट्स आती हैं, मैम इसकी कोई ऑसिलेशन। डायग्राम है आपके पास, ये जो एंकल क्लोनस हो गया और पैटेलर क्लोनस की? मैं इसमें ऐड करके आपके साथ शेयर कर लूंगी, ठीक है। ओके मैम। पेंडुलर मूवमेंट्स, पेंडुलर मूवमेंट्स क्या होती हैं? दीज आर द स्लो oscillatory movements instead of brisk movement that are developed while eliciting a tendon jerk. Unlike the clonus, pendular movement occur when because of the hypertonicity of the muscles. Pendular movement are very common while eliciting a knee jerk or patellar tendon reflex in the patient which are affected by cerebral lesion. जिनको cerebral lesion होगा उनमें क्या आती हैं? पेंडुलर मूवमेंट आती है। अ टैप ऑन द पैटेलर टेंडन व्हेन लेग इज हैंगिंग। अब लेग को इस तरह हैंगिंग पोजीशन में करते हैं, पेशेंट को बिठा देते हैं ऑन अ स्टूल, ऑन अ चेयर, और उसकी लेग को हैंग कर देते हैं, ठीक है। और फिर विद द हेल्प ऑफ हैमर, हैमर जिसके आगे रबर पैड सा लगा होता है, उससे ये जो पैटेलर एरिया है उसको क्या करते हैं? हिट करते हैं। लेग हैंगिंग पोजीशन में है फ्रीली, इट कॉजेज अ ब्रिस्क एक्सटेंशन ऑफ द लेग ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप मसल्स, नी जर्क जिसको कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? आफ्टर द एक्सटेंशन the leg return back to the resting position immediately, ठीक है। तो अब फिर मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ। माइक आप अच्छा, क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में? अगर उसको हम जो पेटेलर मूवमेंट है उसको अगर हम जर्क दे तो वो नी जर्क करता है। कैसे नी जर्क करता है कि
एक्सटेंशन होती है इन द लेग और वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में चले जाते हैं। जब सेरेब्रल लेजन्स होती हैं तो लेग जो स्विंग करता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लाइक पेंडुला की तरह की ये मूवमेंट देता है सेवरल टाइम बिफोर कमिंग टू द नॉर्मल पोजीशन बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज पेंडुलर मूवमेंट। such movement are similar to the movements of the clock pendulum, that's why these are named as pendular movement। नॉर्मली हिट करें तो लेग में एक्सटेंशन एंड अगेन बैक टू नॉर्मल पोजीशन, लेकिन जो लेजन्स होंगे उसमें क्या करेगा, ये पेंडुलर की तरह की मूवमेंट करके फिर नॉर्मल पोजीशन में आएगा। तो ये हमें किसी भी एबनॉर्मेलिटी के बारे में बताता है, लाइक सेरेब्रल लेजन्स के बारे में ये हमें बताता है। प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है रिफ्लेक्सेस की, जिस तरह हमने न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि उसमें वन वे कंडक्शन होती है। तो ड्यूरिंग एनी रिफ्लेक्स एक्टिविटी इम्पल्सेस जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं इन वन डायरेक्शन थ्रू द रिफ्लेक्स आर्क, और इसको कहते हैं वन वे कंडक्शन या बेल मेजेंडी लॉ इसको कहते हैं, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इम्पल्सेस पास करते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंटर और सेंटर से फिर आते हैं टूवर्ड द इफेक्टर ऑर्गन। दिस इज नोन एज वन वे कंडक्शन। रिएक्शन टाइम इसका जो है इम्पोर्टेंट है। रिएक्शन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस एंड ऑनसेट ऑफ रिफ्लेक्स। कैसे स्टिमुलस मिलता है और कितने टाइम में फिर रिफ्लेक्स अपीयर होता है, रिस्पॉन्स अपीयर होता है, दिस इज नोन एज द रिएक्शन टाइम। और ये भी डिपेंड करता है फ्रॉम रिफ्लेक्स टू रिफ्लेक्स। कुछ रिफ्लेक्स आर्क बड़े होंगे, लेंथी होंगे, कुछ रिफ्लेक्स आर्क जो हैं वो स्मॉलर होंगे। तो जो स्मॉलर होंगे उसमें रिएक्शन टाइम कम होगा, कुछ जो लॉन्ग है उसमें रिएक्शन टाइम ज़्यादा होता है। फिर ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द इम्पल्स में भी, कि अगर वेलोसिटी इम्पल्स की ज़्यादा है या कम है थ्रू द फाइबर्स, या सेंट्रल डिले क्या होता है कि सेंटर में वो कितने टाइम के लिए सेंसरी इम्पल्स जाती है, फिर वो सेंटर उसको रिस्पॉन्स कितने टाइम में करता है। तो ये जो है इस सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द फाइबर पे, वेलोसिटी ऑफ द इम्पल्स पे डिपेंड करता है, सेंट्रल डिले पे डिपेंड करता है। और सेंट्रल डिले क्या होता है, वो डिले है जो साइनैप्स के ऊपर होती है, जिसको हम साइनैप्टिक डिले भी कह सकते हैं। सबमिशन हमने पीछे पढ़ा था कि सबमिशन होती है उसकी न्यूरोनल जो इम्पल्सेस हैं उसकी सबमिशन होती है। एक स्पेशियल सबमिशन होती है और एक टेम्पोरल, ये भी मैंने आपको समझाया था कि रिफ्लेक्स सेक्शन में सबमिशन है टू टाइप्स की। जब दो एफरेंट नर्व फाइबर सप्लाई करेंगे मसल को, दीज आर स्टिमुलेटेड सेपरेटली with subliminal stimulus, there is no response, but the muscles contract when both the nerve fibers are stimulated together, sum up हो जाते हैं। एक का जो इम्पल्स है और दूसरे का इम्पल्स है जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कहते हैं स्पेशियल समिशन। और एक होती है टेम्पोरल, व्हेन वन फाइबर इज स्टिमुलेटेड रिपीटेडली विद द सबलिमिनल। एक ही फाइबर जो है उसको एक ही फाइबर से स्टिमुलेशन आ रही है लेकिन कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो वो जो एक ही फाइबर का बार बार स्टिमुलेशन है वो भी सम अप हो जाता है और उसकी वजह से रिस्पॉन्स आता है इन द मसल। इट इज नोन एज टेम्पोरल सबमिशन। The spatial submission and temporal submission, it play an important role in the facilitation of the responses during the reflex activity. Occlusion. Occlusion क्या चीज होती है? It is demonstrated in a flexor reflex involving a muscle which is innervated by two motor nerves. These nerves can be called A and B. दो nerves हैं, एक A है और एक B है। When both the nerves A and B are stimulated simultaneously, इकट्ठी stimulation हो गई so the tension developed by the muscle is less than the sum of the tension developed when each nerve is stimulated separately. For example, क्या है कि अगर एक नर्व है, नर्व ए, उसको स्टिमुलेट करेंगे अलोन, तो उसका जो आर्बिट्ररी यूनिट है ऑफ द टेंशन वो 9 डेवलप हो रहा है। इसी तरह नर्व बी है, उसको अगर हम स्टिमुलेट करेंगे अलोन तो उसका भी 9 टेंशन उसमें डेवलप हो रही है। लेकिन अगर हम उसको सम अप करेंगे व्हेन द नर्व ए एंड बी आर सेपरेटली स्टिमुलेटेड, तो जब सम अप होगा तो वो क्या बनाएगा, 18 यूनिट्स बनाएगा, लाइक दिस। ठीक है, ए बी और ए प्लस बी, तो ये दरमियान में जो इनका सेम आ रहा है, दिस इज नोन एज समेशन या ओक्लूजन। जब both A and B are stimulated together, the tension produced in A plus B is 12 units. Thus, the tension here is less than the sum of tension produced when A and B are stimulated separately.
This phenomena is called occlusion, and occlusion is due to the overlapping of the nerve fiber during the distribution. सबमिशन में क्या होता है? सबमिशन में होता है अगर ए में भी इम्पल्स है और बी में भी इम्पल्स है, तो दोनों इम्पल्सेस जब सम अप हो जाती हैं तो वो इंक्रीज होती हैं, ठीक है, ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ऑक्लूजन में कि एक नर्व फाइबर में भी इम्पल्स है, दूसरी में भी इम्पल्स है, लेकिन एक की वजह से दूसरी ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप कर जाती हैं तो इनका जो सम आता है वो कम आता है। लाइक 9 + 9 कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए, लेकिन ये कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, क्योंकि कहीं पे ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप, यहाँ पर डायग्राम में देखें तो दरमियान में ये क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग कर रही है एक दूसरे के ऊपर। तो वो जो साइड पे ये 3 3 रह जाती हैं वो 3, और दरमियान में 6 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई हुई है, तो ये 3 3 और ये 6 मिलके कितनी बना रही है? 12 बना रही है। और 6 जो है वो गायब हो गई है। 6 गायब क्यों हुई है? वो ऑक्लूड हो गई हैं, वो ब्लॉक हो गई हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई हैं, एंड दिस इज नोन एज ऑक्लूजन। Subliminal fringe क्या होता है? Subliminal fringe is some reflexes involving the muscle with two nerve fiber. एक ही मसल को दो nerve fiber जा रही हैं, तो the tension developed by the simultaneous stimulation of two nerve is greater than the sum of tension produced by the stimulation of these nerves separately. For example, एक nerve है A stimulated हुई alone, तो इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 3 यूनिट, और नर्व बी जो है उसमें भी जो अलोन टेंशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज आल्सो 3 यूनिट। इनका सम क्या आएगा? 6 आएगा। व्हेन बोथ द नर्व ए एंड बी आर स्टिमुलेटेड, तो जो टेंशन एक्चुअली प्रोड्यूस हो रही है 6 के बजाय कितनी हो रही है? 12 हो रही है। Thus, the tension here is greater than the sum of the tension produced if A and B are separately stimulated. This phenomena is called subliminal fringe, and it is due to the effect of the spatial submission. यहाँ पे देखें, ये इसके साथ भी, इस नर्व के साथ भी ये समिशन आ रहा है और इस नर्व के साथ भी ये समिशन आ रही है, क्योंकि दो नर्व हैं, तो ये आपस में कुछ एरिया इनका सम अप हुआ है, कुछ एरिया इनका अलोन रह गया है, तो इससे जो इनका कंबाइन इफेक्ट आ रहा है दैट इज मोर देन दैट ऑफ द सम्ड एरिया। Recruitment क्या है? Recruitment is defined as the successive activation of the additional motor neuron with progressive increase in the force of muscular contraction when an excitatory nerve is stimulated for a long time. There is gradual increase in the response of reflex activity, and it is due to the activation of more and more motor neurons. Recruitment is similar to the effect of temporal emission. Recruitment क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल एक मसल को एक न्यूरॉन जा रही है, एक न्यूरॉन की स्टिमुलेशन के साथ एक दूसरी न्यूरॉन वो बार बार उसको स्टिमुलेट कर रहा है, तो बार बार स्टिमुलेशन से और न्यूरॉन स्टिमुलेट हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज नोन एज द रिक्रूटमेंट, दैट इज द सक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ एडिशनल मोटर यूनिट्स with progressive increase in the force of muscular contraction. Indefinite increase in the response does not produce unlimited recruitment. एक plateau reach हो जाता है, thus there is a limit. इसके लिए भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस अगर होगी तो इंक्रीज ही होगा, बल्कि एक लिमिट तक ये इंक्रीज होगा। देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ मोटर न्यूरॉन व्हिच आर रिक्रूटेड, सो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट प्रोलॉन्गेशन ऑफ द स्टिमुलाई डज नॉट इंक्रीज द रिस्पॉन्स। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स अगर इम्पल्स ज्यादा भी होगी तो रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। आफ्टर डिस्चार्ज क्या होता है? आफ्टर डिस्चार्ज इज द परसिस्टेंस और कंटिन्यूएशन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ सम टाइम इवन आफ्टर सीजेशन ऑफ द स्टिमुलस। कभी कभी ऐसे होता है कि स्टिमुलाई नहीं भी होता लेकिन एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। when a reflex action is elicited continuously for some time and then the stimulation is stopped, पहले स्टिमुलेशन हुई फिर उसके बाद स्टिमुलेशन स्टॉप हो गई, तो the reflex activity or the contraction will be continued for some time even after the stoppage of the stimulus. It is because the discharge of impulses from the center even after the stoppage of the stimulus and interconnected neurons which continue to transmit the afferent impulses even after the stoppage of the stimulus are responsible for after discharge.
आफ्टर डिस्चार्ज का क्या मतलब है? पहले स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स आया, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि स्टिमुलस स्टॉप हो जाता है लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के लिए रिस्पॉन्स होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब दो न्यूरॉन्स के दरमियान में इंटर न्यूरॉन कनेक्टेड होती है तो स्टिमुलस मिलता है लेकिन उसमें वहां पे एक डिले होता है। तो अगर स्टिमुलस नहीं भी है लेकिन वो वाले इम्पल्सेस फिर भी जनरेट होके आ रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं आफ्टर डिस्चार्ज। रिबाउंड फिनोमेना क्या होता है? रिबाउंड फिनोमेना क्या है कि reflex activities can be forcefully inhibited for some time, but when the inhibition is suddenly removed, the reflex activity become more forceful than the before inhibition. It is known as rebound phenomena, and reason for this state is overexcitation. एक पहले क्या होता है कि अगर एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी आ रही है उसको हम कहीं पे ब्लॉक कर दें, फिर उस ब्लॉक को दोबारा हटा दें, तो वो जो उसका नॉर्मल पैटर्न होता है ये उससे भी ज्यादा एक्साइटेशन होती है। इसको हम कहते हैं रीबाउंड फिनोमेना। फटीग है कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी कंटिन्यूसली अगर इलिसिट होगी फॉर अ लॉन्गर टाइम तो रिस्पॉन्स जो है आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होगा, क्योंकि फटीग आ जाता है वन स्टेज पे और फिर रिस्पॉन्स अकर नहीं होता। दिस टाइप ऑफ फेलियर टू गिव रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई इज कॉल्ड फटीग, एंड सेंटर और द साइनैप्स ऑफ द रिफ्लेक्स is the first seat for the fatigue. Inhibitions हमने पढ़ी थी पहले भी, reciprocal inhibition and reciprocal innervation. A reciprocal inhibition is one of the important feature of both flexor and extensor reflex. रेसिप्रोकल है ये, ठीक है। यूजुअली जब एक्साइटेशन होती है वन ग्रुप ऑफ मसल्स इट इज एसोसिएटेड विद इनहिबिशन ऑफ द अदर। लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने आर्म की मूवमेंट को अगर देखें, अगर एल्बो आप इस तरह मूव करते हैं अप डाउन तो कुछ एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दूसरे मसल्स जो हैं रिलैक्स होते हैं। तो ये रेसिप्रोकल काम है, एक अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं दूसरे रिलैक्स हो रहे हैं तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। कि अगर एक की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या एक की रिलैक्सेशन हो रही है तो उस टाइम पे दूसरे की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो इनको कहते हैं एंटागोनिस्टिक ग्रुप ऑफ मसल्स ऑन द सेम side. For example, when a flexor reflex is elicited, the flexor muscles are excited, contracted, और extensor muscles जो हैं वो relax होते हैं at that side. This phenomena is known as reciprocal inhibition, and reciprocal inhibition occur because of the reciprocal innervation. Reciprocal inhibition क्यों होती है? reciprocal innervation की वजह से होती है। उसमें न्यूरॉन्स भी रेसिप्रोकल होते हैं। अगर एक न्यूरॉन जो है वो एक साइड पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है दूसरे एक्सटेंसर मसल्स में उस टाइम पे रिलैक्सेशन होती है। न्यूरोनल मैकेनिज्म जो रेसिप्रोकल इनहिबिशन में इन्वॉल्व है, इसको शेरिंगटन एक साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया था, एंड इसको शेरिंगटन लॉ भी कहते हैं ऑफ द रेसिप्रोकल इनर्वेशन। ये लॉ क्या कहता है? इट दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेसिप्रोकल इनहिबिशन इज ड्यू टू द सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द एफरेंट एंड इफरेंट कनेक्शंस इन द स्पाइनल कॉर्ड। एफरेंट नर्व फाइबर्स जो इवोक करती हैं फ्लेक्सर रिफ्लेक्स को इन द लिब, उनका कनेक्शन होता है विद द मोटर न्यूरॉन सप्लाइंग द फ्लेक्सर एंड द मोटर न्यूरॉन सप्लाइंग द एक्सटेंसर्स ऑफ द सेम साइड। एफरेंट नर्व जो एक्साइट करेंगी मोटर न्यूरॉन को जो कि सप्लाई करे फ्लेक्सर्स को, साइमल्टेनियसली ये उसी टाइम पे इनहिबिट करेगा मोटर न्यूरॉन को सप्लाइंग द एक्सटेंसर। एक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा, दूसरे न्यूरॉन को उस टाइम पे क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो जो स्टिमुलेटेड होगी वो कंट्रैक्शन कॉज करेंगी और जो इनहिबिटेड होंगी वो क्या करेंगी? रिलैक्सेशन कॉज करेंगी। तो अकॉर्डिंगली फ्लेक्सर मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे और एक्सटेंसर मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे पाथवे है कि एक साइड पे देखें आपको पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं, एक साइड पे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। ये है सेंसरी इम्पल्स, ठीक है। सेंसरी इम्पल्स आई है, इनके दरमियान में इंटर न्यूरॉन है। अब इस इंटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पे देखें एक मसल्स में क्या है? पॉजिटिव साइन है, एक में नेगेटिव है। ये भी अल्फा मोटर न्यूरॉन है, ये भी अल्फा मोटर न्यूरॉन है, दोनों मोटर न्यूरॉन्स हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? एक साइड को क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं और एक साइड को क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक ही टाइम पे दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इसको क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं, लेकिन इन न्यूरोनल पाथवेज को क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज
रेसिप्रोकल इनहिबिशन, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन हो रही है एक्सटेंसर मसल्स की। ये देखें, ये लंबे हो रहे हैं और ये वाले जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। जस्ट लाइक अपनी एल्बो को अगर आप मूव करें तो एक साइड के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दूसरे के ऐसे लंबे हो जाते हैं, एक्सटेंशन होती है उसमें, रिलैक्सेशन होती है, जिनको फिर एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं। क्रॉस extensor reflex. Crossed extensor reflex is the withdrawal reflex in which the flexor of the withdrawing limb are excited, contracted, and extensors are inhibited, relaxed, while the opposite occur in the other limb. For example, when eliciting a flexor reflex activity in a limb, that limb is flexed and simultaneously the opposite limb is extended. Flexors are excited and extensors are inhibited in this limb, but in opposite limb, the flexors are inhibited and extensors are excited. This type of cross extensor reflex is because of the reciprocal inhibition, and it occur in the upper motor neuron lesion. Crossed extensor reflex is demonstrated in the spinal animal. When one limb of the animal is pinched, it is withdrawn, that is flexed, but the opposite limb is extended. एक लिम्ब जो है वो आगे की तरफ जाती है और दूसरी लिम्ब जो है वो पीछे की तरफ जाती है, तो वन में फ्लेक्शन होती है और अदर लिम्ब में जो है वो एक्सटेंशन होती है। ये इसका पाथवे है। एक में देखें इनहिबिशन हो रही है फ्लेक्सर की और एक में इनहिबिशन एक्साइटेशन हो रही है फ्लेक्स। इसमें इनहिबिशन हो रही है, इसमें हो रही है एक्साइटेशन की। तो एक्साइटेशन ऑफ द राइट नी, फ्लेक्शन ऑफ द लेफ्ट नी। तो इस तरह से हम ये जो मूवमेंट होती है, एक आगे की तरफ जाते हैं उस टाइम पे दूसरा पीछे, फिर दूसरा आगे की तरफ जाता है लिम्ब तो दूसरा जो है वो पीछे होता है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आपको अभी मेरी बात से अंदाजा हो गया होगा कि रेसिप्रोकल इनहिबिशन की क्या सिग्निफिकेंस है। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट होती है वन लिम्ब की, तो बैकवर्ड मूवमेंट होती है अदर लिम्ब की। लाइक जिस तरह हम मूव करते हैं, हम जब चलते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, तो उसमें आप नोट करें आपका एक लिम्ब आगे जाता है तो दूसरा पीछे रहता है। उस टाइम पे आप उस पीछे को आगे नहीं लेके जा सकते, फिर जब वो आगे जाता है तो दूसरा पीछे रह जाता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस रेसिप्रोकल की क्या है कि ये रिफ्लेक्सेस जो हैं ये हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर दोनों हम आगे जाएंगे दूसरे जो कि हम फोर्सफुली कर सकते हैं, तो उसमें हमारी लोकोमोशन प्रॉपर नहीं होगी। रिफ्लेक्सेस इन द मोटर न्यूरॉन लेजन्स, अपर मोटर न्यूरॉन लेजन होगी अगर, तो ड्यूरिंग द अपर मोटर न्यूरॉन लेजन ऑल द सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाएंगी, डीप रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एग्जैजरेटेड होंगी एंड बेबिन्स की साइन पॉजिटिव होगा। अब ये कुछ डिजीज कंडीशंस हैं जिसमें डिफरेंट रिफ्लेक्सेस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की लेजन्स हैं तो वहां पे सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। ये कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जो हमें डिफरेंट डिजीजेस के बारे में बताते हैं। लाइक कुछ डिजीज हो तो फिर जब फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, जो डॉक्टर चेक करते हैं वो पहले हमारे रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। कभी आपने देखा होगा कोई बेहोश हो तो जैसे उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, उसकी आईज भी खोलता है, उसमें टॉर्च भी लगाता है, वो उसके ये रिफ्लेक्सेस चेक कर रहा होता है, उसकी टो के ऊपर भी इस तरह स्क्रैच लगाता है कि उसके रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस्ड हैं कि नहीं है, रिफ्लेक्सेस उसके नॉर्मल हैं कि नहीं है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में।